ऐसा कौन सा, मतलब ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो कि प्रोड्यूसर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर यूं कह सकते हो ऑटोट्रॉफ्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो मैं यही पूछना चाह रही थी, ठीक है, कि जो फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्या करवाता है, सिंथेसाइज करवाता है हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर फूड, यानी कि फोटोसिंथेसिस से एक ऐसा फूड मिलता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है, या फिर इनऑर्गेनिक, मतलब कि जो ऑर्गेनिक फूड जो मिला है वो हमें किससे मिला है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करके, ठीक है। और वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या था, सनलाइट। ये बात क्लियर है प्रोड्यूसर्स के बारे में सबको? यस मैम। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, यानी कि किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को यूज कर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स ने फूड बनाया था वो उसको खाएंगे। इसके अंदर तो होते हैं वो हार्बीवोर्स होते हैं। हार्बीवोर्स टेक देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम देयर प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जांपल, वो प्लांट्स को ईट करते हैं, hence also referred as primary consumer, ठीक है। और जो कार्निवोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जिन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, या फिर टर्शियल क्वार्टरल कंज्यूमर जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेकेंडरी कार्निवोर्स के ऊपर फीड करते हैं। omnivores mainly include human that feed on both plants and animals। देखो, ये एक चेन चलती है, पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद आया कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर में क्या करेंगे, प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद उस पे आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इसके ऊपर आ जाते हैं ओमनिवोरस। ओमनिवोरस कौन होते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे फीड करते हैं। इनके अंदर हम मैन को इंक्लूड करते हैं। भाई, इंसान एक ऐसा जानवर है जो धरती पे कुछ भी खा लेता है, कुछ भी चबा जाता है, ठीक है। बाकी तो ऐसे जानवर भी ऐसे हैं जिनका फूड डिसाइडेड है कि हमें यही चाहिए, लेकिन इंसान ही अलग है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स के अंदर हम प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स को इंक्लूड करते हैं जो कि खाना बनाते हैं। उसके बाद ऐसे कंज्यूमर्स जो कि इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स में वो वाले हेटेरोट्रॉफ्स आते हैं या फिर वो हार्बीवोर्स आते हैं, जिन्हें मतलब इन्होंने टर्म यूज करी है हार्बीवोर्स, जो कि फूड को लेते हैं प्लांट से। उसके बाद इस पे जो आएंगे वो आएंगे कार्निवोरस। जो सेकेंडरी वाले हैं वो होंगे कार्निवोरस, ठीक है। कार्निवोर्स क्या है, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते थे। उसके बाद आते हैं ओमनिवोरस जो कि कार्निवोर्स को खाते हैं, ठीक है। ये चेन क्लियर है सबको कंज्यूमर की? यस मैम। एंड द थर्ड वन इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, जिन्हें रिड्यूसर्स भी कहते हैं या सैप्रोट्रोप्स भी कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं जो कि डेड या फिर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा है जो कि ऑर्गेनिक था। एक टाइम पे उसके जो कंस्टिट्यूएंट थे, जिस चीज से वो बना हुआ था वो ऑर्गेनिक था, अब वो खत्म हो गया है, वो मर गया है, ठीक है। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसे डिकम्पोज कर देंगे, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ताकि वो सोइल के अंदर जल्दी से जल्दी मर्ज हो जाए और वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो जो ब्रेकडाउन होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर का इनटू इनऑर्गेनिक मैटर occurs via digestive enzymes secreted by the microorganisms। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया या फंजाई, इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से नाम से समझ में आ गया होगा, किसी चीज का डाइजेशन करना, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम यही है किसी चीज को पचा देना, किसी चीज को डाइजेस्ट कर देना। अब वो क्या करेंगे, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर था, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर कहा है इसने, नॉन लिविंग से तो मतलब यही है कि वो मर गया है, ठीक है, डेड है। उसके बाद है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वही है जो कि नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है। अब कोई भी प्लांट है वो भी ऑर्गेनिक मैटर है, कोई भी ह्यूमन है, एनिमल है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही है, इसलिए बोला नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर।
उसको क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होती है कन्वर्जन की, इसको रिसाइकलिंग, मतलब कि इसमें क्या होती है, रिसाइकलिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की। मान लो कोई एनिमल जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है, वो डेड हो गया है, अब वो किसी जगह पे पड़ा है, तो सारे ऑर्गेनिजम्स, मतलब सॉरी सारे नहीं, जो ये डिकम्पोजर्स है वो क्या करेंगे, उसे डिकम्पोज कर देंगे। अब उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे के सारे सोइल के अंदर चले गए, क्योंकि उसने डिकम्पोज करके सोइल बना दी, वो सोइल आपस में मिक्स हो गई, मिक्स होने के बाद उसके जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सोइल में ट्रांसफर हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ, अब वहां से जो प्लांट उगेगा, ठीक है, उस प्लांट को कोई वो खाएगा, हार्बीवोरस खाएगा, उसमें से वो एनर्जी कहीं से कार्निवोर्स में जाएगी, या वो डेड हो जाएगा, या वो डेड हो जाएगा, अगेन वो प्लांट जो जो डिकम्पोजर है उसको डिकम्पोज कर देंगे, वापस से उस न्यूट्रिएंट को सोइल में ले आ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से रिसाइकलिंग चलती है न्यूट्रिएंट्स की बाय द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर। क्या ये बात सबको समझ में आई? बताओ भाई बताओ, क्या सबको समझ में आई? Yes, ma'am. ओके, तो इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं। अब ये दोनों जो कंपोनेंट है ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कोई भी अपनी लाइफ की प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि सोइल है, मिट्टी है, वो एनरिच होती है ऑर्गेनिक मैटर। जैसे ही कोई ऑर्गेनिक मैटर वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड होता है, तो उसके बाद उसका जो न्यूट्रिएंट है वो सोइल में जाता है। अब उसी सोइल से वापस से प्लांट वगैरह ग्रो करते हैं, वापस से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो है वो दोनों एक दूसरे पे इंक्लूड करके ही इकोसिस्टम को चलाते हैं। जो फंक्शनल लेवल होता है इकोसिस्टम का, उसके ऊपर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्लांट होते हैं, जो कि हार्वेस्ट करते हैं एनर्जी को। हार्वेस्ट का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं एनर्जी को, सनलाइट को लेके उसको एनर्जी में ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये एनर्जी क्या होती है, प्लांट में जाती है, प्लांट से कंज्यूमर उसको खा लेते हैं, जो उसके बाद हार्बीवोर्स कार्निवोर्स में जाती है, उसके बाद उसको क्या होता है, वो डेड हो जाते हैं, डेड होने के बाद बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से न्यूट्रिएंट का फ्लो है और एनर्जी का जो फ्लो है वो इकोसिस्टम के अंदर चलता रहता है। अभी इसी तरह से जो कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, बायोटिक 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 के अंदर अगर हम देखें लिविंग फैक्टर्स कौन से एनिमल्स है, ऑटोट्रोफ है, हेटेरोट्रोफ, प्लांट, माइक्रोब्स, सेप्रोट्रोफ्स। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर ऑटोट्रोफ, सॉरी प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रोफ भी आते हैं, एनिमल्स के अंदर हेटेरोट्रोफ भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, उसके बाद माइक्रोब होते हैं, सेप्रोट्रोफ। एबायोटिक के अंदर क्या होते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, विंड। उसके बाद एडाप्टिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सोइल, मटेरियल हो सकता है, एलिमेंट जिस तरह से कार्बन है, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इस तरह के मटेरियल्स हो सकते हैं। और वहीं पे अगर हम फिजिकल फैक्टर की बात करें तो वो एयर, वाटर, कुछ इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। अब इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है ये भी हम देखेंगे। इकोसिस्टम को भी दो तरह से कहा जा सकता है, वन इज नेचुरल एंड अदरवाइज आर्टिफिशियल, और यू कैन से इट इज मैन मेड। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, जो कि नेचुरली डेवलप होता है, जिसके अंदर हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, हमारा कोई बस नहीं चलता है, जैसे कि फॉरेस्ट है, लेक है, डेजर्ट है, इस तरह के जो इकोसिस्टम है। ठीक है, इस तरह जो इकोसिस्टम डेवलप हुए हैं वो नेचुरल डेवलप हुए हैं। और अगर वहीं पे हम बात करें मैन मेड से इतना तो मतलब समझ में ही आता है कि भाई इंसान का हाथ है, कहीं ना कहीं पे उसने अपना दिमाग चलाया, उसने कुछ ना कुछ नई चीज बनाई है। तो उसमें क्या करते हैं, जो नेचुरल इकोसिस्टम थे उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर दिए ह्यूमन बीइंग ने। एग्जाम्पल मान लिया, जो फॉरेस्ट था उसको ट्रांसफर कर दिया क्रॉप फील्ड्स के अंदर। मतलब देखो कुछ ना कुछ तो वहां पे अभी भी ग्रो हो रहा है, लेकिन पहले जो थे वो ट्रीज ग्रो होते थे, प्लांट्स ग्रो होते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या करा, वहीं पे इन ट्रीज और प्लांट्स को हटा के अपने फायदे के लिए क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन है वो शुरू कर दिया। उन्होंने स्मार्ट सिटीज डेवलप कर दी, गार्डन्स बनाए। अब गार्डन है, देखो गार्डन के अंदर क्या है, प्लांट है, उनके अंदर इंसेक्ट भी होंगे, कुछ ना कुछ लिजार्ड वगैरह होंगी, उनको खाने वाले एक दो स्नेक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इकोसिस्टम की चेन तो बनी हुई है, लेकिन एक ऐसी जगह पे बनी हुई है जो कि ह्यूमन बीइंग ने प्लांट्स उगाए हैं वहां पे बीज डाल के। तो इस तरह से वो क्या है, उस गार्डन को हम मैन मेड बोल सकते हैं। इसी तरह से डैम है, जो
बांध वगैरह बनाए जाते हैं जहाँ पे पानी को रोका जाता है, तो वहां पे भी प्लांट्स वगैरह, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी एक इकोसिस्टम पर्टिकुलर चलता है, लेकिन वो मैन मेड है। यहाँ तक सबको समझ में आया? मुझे ये बताओ, किसी को यस कोई मैम। कोई समस्या नहीं है? सविता आप भी बता दो भाई। जिस तरह से तुम लोग ये कोई समस्या नहीं पूछते हो ना, और अगर तुम्हारा ऐसा ही रिजल्ट नहीं आया, तुम लोग मेरे से मार खाओगे। अब तो कोई नहीं बोलेगा। अब तो ये कोई नहीं बोलेगा नहीं मैम हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, देख लेना। मैम तैयारी हो जाएगी 2 महीने एग्जाम के क्यों नहीं हो लिए? जाएगी भाई? क्यों नहीं हो जाएगी? कितनी यूनिट होती है एक पेपर में? बताओ बताओ, कितनी यूनिट होती है एक पेपर में? 4 ब्लॉक है, हर एक ब्लॉक में 5-5 चैप्टर, 20-22 तो चैप्टर। बताओ, 2 महीनों में क्या और तुम 2 महीने है भी नहीं, एक ही महीना है। तो तुम यूं लेके चलो, देखो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, इकोसिस्टम तुम्हें कितना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है? बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जिनके नाम से तुम ये पहचान सकते हो कि इसमें क्या होगा। तुम्हें वहां पे वो रामायण नहीं लिखनी होती पेपर में जो कि किताब के अंदर छाप रखी है। तुम वो रामायण लिखो जो तुम्हें उसमें समझ में आई है, सामने वाले को ये पता चले कि हाँ इस बंदे ने पढ़ा है और इसने समझने की कोशिश करी है, ये इसके दिमाग में था, इसने इतना टेप दिया। ऐसा नहीं है कि तुम वर्ड टू वर्ड उस चीज को रटो और लिख दो। वो नहीं है, चीजों को समझो, इजीली हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। यस मैम। अभी मैं अभी का कुछ इंसिडेंट बताती हूँ। हमारा पिछले मंडे को आई थिंक हमारा टेस्ट था, ठीक है, और वो किसी रीजन से कैंसिल हो गया। तो 2 टेस्ट होने थे, आगे वाला भी कैंसिल हो गया। हमारी मैडम जो थी उसके पास कोई बच्चा नहीं गया ये पूछने के लिए कि मैम क्यों हुआ, या फिर आप लोग या नहीं लोगे, क्योंकि हमें दूसरे सर से इन्फॉर्मेशन मिली। हमें यूं लगा कि ठीक है, अब सर ने इन्फॉर्मेशन दी है तो वो सही होगी, मैम से बात करके ही बोली होगी। तो वेंसडे को आके मैम ने बोला कि मेरे पास तो कोई नहीं आया पूछने के लिए, मैं तो आज ही टेस्ट लूंगी। अब कोई तैयारी करके नहीं गया हुआ है, कोई पढ़ के नहीं गया हुआ है, क्योंकि सब वेले पंथी में गए थे कि ठीक है टेस्ट कैंसिल हो गया, नेक्स्ट वीक है, कर लेंगे, अभी तो काफी टाइम है, अब क्यों ही करना है। तो वो बोलती है कि अच्छा मतलब, तो बच्चे मना कर रहे हैं कि मैम आज तो नहीं देंगे। उसने बोला मैं तो आज ही लूंगी, और लंच के बाद तुम्हारा टेस्ट है, आ जाना सभी के सभी। तो बोलते हैं कि मैम आज तो नहीं है, आज तो नहीं दे पाएंगे, अभी प्रिपरेशन नहीं है। तो मैम का ये मतलब ये क्वेश्चन था कि ऐसे कैसे, कैसे प्रिपरेशन नहीं है? तुम्हारा आज टेस्ट होना था ना, कल तुम्हारा पहले वाला टेस्ट ही तो कैंसिल हुआ है, ये थोड़ी इसका मतलब मैं क्या समझू कि तुम लोग सिर्फ एक दिन में तुम लोग 2 यूनिट पढ़ने वाले थे। पर सच्चाई तो यही थी, क्योंकि हम एक दिन के भरोसे ही थे। अब तुम ये बताओ, जब हम एक दिन में 2 यूनिट कवर कर सकते हैं, तो क्या तुम एक महीने में 4 ब्लॉक नहीं कर सकते? मैम 4-4 8 ब्लॉक हो गए मैम, 8 ब्लॉक। पास होने के लायक तो कर ही लोगे ना। मैंने नहीं बोला तुम्हें कि तुम 100% मार्क्स लो, तुम अबोव 70 ले लो। फर्स्ट डिवीजन कितने पे आता है मैम? 75 से अबो? ऐसा है क्या? मुझे तो यूं लगा था कि 65 अबोव आता है फर्स्ट डिवीजन। नहीं, यूं भी बोलते कि कोई आगे सर्विस का एग्जाम भरता है तो उसमें 75 से ज्यादा ही होने चाहिए मार्क्स भी। तो आई थिंक एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता होगा ना। हम्म। क्योंकि देखो मैं गवर्नमेंट एग्जाम की साइड मुझे मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं कोई फॉर्म वॉर्म भी नहीं भरती हूँ, मेरा उस साइड कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट एग्जाम का तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है तो वो यूं ही होगा, वो डिपेंड करता होगा कि एग्जाम का लेवल कौन सा है। और आई डोंट थिंक, मैंने जो भी फॉर्म्स देखे हैं मोस्ट प्रोबेबली उनमें 65% मार्क्स ही मांगते हैं। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो 65 ही होनी चाहिए। ओके।
So hello Anisha, how are you? गुड मैम। Okay, so स्टडी कैसी चल रही है आपकी? क्या आपको भी यही डाउट है कि आप एक महीने में मतलब जितने भी ब्लॉग कर पाओगे नहीं कर पाओगे? जी मैम, थोड़ा डाउट तो है। देखो अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया ना आपको। हाँ जी मैम। तो भाई देखो ऐसा, क्योंकि देखो हमारा यूं चलता है, टीचर्स को बस यूं लगता है कि ये कर नहीं रहे हैं, वो हमें सुबह 9 से 6 बजे तक तो वो हमें लैब में रखते हैं। उसके बाद आके इंसान थक भी जाता है, कुछ और काम भी करता है। उसके बाद फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं हम उन्हें सब कुछ प्रेजेंटेशन भी लिख के दें, उनका काम भी कर लें और जो सब्जेक्ट है उनका पढ़ भी लें। तो ऐसा नहीं होता है ना भाइयों, इंसान ही तो है हम भी। हमें भी तो आराम चाहिए। उसके बाद भाई नींद आने लग जाती है, सुबह उठा नहीं जाता है जल्दी से। तो